हाँ जी, तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश एंड फंडिंग स्ट्रेटजी, चैप्टर नंबर 10। तो मैनेज करना इस मैनेज एक और मॉडल है। ये दोनों मॉडल काफी ज्यादा रिलेवेंट हैं। ये बॉमल मॉडल एंड मिलर मॉडल। सो कैश को कैसे होल्ड करना है, कितना हमारे पास रखना है, बजट वाइज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बॉलिंग, ये सारे टॉपिक जो है हम इस चैप्टर में डील करेंगे। सो गाइस, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? रीजन फॉर होल्डिंग द कैश। हम अपने पास कैश क्यों रखें? कैश क्यों रखना चाहिए? क्यों रखते हैं? ट्रांजेक्शन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए हमें, राइट? देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्यूचर में, या फिर कल को कुछ हमें अप डाउन आ जाए, ऐसे वाले पर्पज के लिए। नॉर्मल सेंस में भी हम कैश क्यों रखते हैं? अपने पास अनसर्टेनिटी के लिए, कुछ बाय करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए। Although cash is need to be invested to earn return, business need to keep a certain amount of readily cash available. The reason include transactions motive, precautionary motive, investment speculatively motive. Failure to carry out sufficient cash level can lead to loss of settlement discount. अगर हमने अपने पास कैश नहीं रखा है जितना हमें चाहिए, तो इससे हमें क्या क्या हो सकता है नुकसान? सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सेटलमेंट डिस्काउंट क्यों मिलता है? अगर हमने टाइमली बेसिस पे पेमेंट करते हैं। लॉस ऑफ सप्लायर की गुडविल, पूर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, पोटेंशियल लिक्विडेशन। तो इन सारी चीजों के कारण हमें अपने पास सफिशिएंट लेवल ऑफ कैश जो है होल्ड करके रखना होता है। रीजंस फॉर होल्डिंग कैश। कैश इज रिक्वायर्ड फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रांजैक्शन मोटिव, जैसे कि नीड टू डे एक्सपेंसेस, जैसे कि पे रोल, पेमेंट ऑफ सप्लायर, डे टू डे चीजों की ट्रांजैक्शन करने के लिए। प्रिकॉशनरी मोटिव, जैसे कि क्वेश्चन अगेंस्ट अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, बचाव के लिए, कि मतलब कि हमने एट द स्पॉट कोई खर्चा हमारे पास आ गया तो उस चीज के लिए। स्पेकुलेटिवली मोटिव, कैश kept available to take advantage of the market investment opportunities, such as the opportunity to buy a strategically useful piece of land once its current owner have taken through the planning permission process and make it available for sale. The cost of running of the cash depend upon the firm particularly circumstances, but may include not being able to pay debts as they fall due with the cash of serious operations repercussions. The trade suppliers refuse to offer further credit, charges higher price, or downgrade the priority with which orders are processed. So, if the wages are not paid on time, industrial action may well result in damage in production in short term and relationship with the motivation of the business medium term. So, इन चीजों के कारण हमने हमारा जो है कैश इफेक्ट हो सकता है. This could may be potentially winding up of the company if the consistently fail to pay the bill they due. तो अगर हम माना अगर किसी को बिल्स वगैरह पे करना है, हमारे पास पैसा नहीं रहा, तो हमारी कंपनी जो है वाइंड अप हो सकती है. Once again, therefore, the firm basis of balancing activity, liquidity and profitability. तो बेसिकली हमने क्या बात की थी? हमने कल भी ये चीज डिस्कस की थी कि जहां पर वर्किंग कैपिटल वाला इशू आएगा, तो हमारे पास ना कैश को बैलेंसिंग करने की नीड आ जाती है कि हमारे पास कितना कैश हो कि मतलब कि हमारे पास क्या कहते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना हो, और हमने उतना भी नहीं होल्ड करना कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो. तो लिक्विडिटी में क्या होगा? एबिलिटी टू पे द बिल्स एज दे फॉल ड्यू एंड टेक द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट वंस. दूसरी तरफ में हमने इतना कैश नहीं रखना है जिससे कि हमारा मिनिमाइजिंग द होल्डिंग ऑफ द कैश को कम से कम रखो, एंड आइडियल ऐसे बेटर इन्वेस्टिंग कि हमने एक अच्छी जगह पे अपने कैश को इन्वेस्ट करना है. सो देखो, अगर हमारी इंडियन फैमिलीज में क्या रिवाज होता है कि पहले की डेट में, आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, पहले की डेट में क्या होता था, हम ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे. अब देखो, उस टाइम पे कोई टाइम ऐसा भी था, मैंने भी अपनी लाइफ में वो टाइम देखा हुआ है जहाँ पे 10,000 पर तोला था, एंड नाउ इट्स अबाउट नियर अबाउट 50,000. तो वो 10,000 में अपनी कजोरी में छिपा के रखी थी. आज की डेट में वो 10,000 की कोई वैल्यू नहीं, बट उस टाइम पे अगर मैंने 10,000 का 1 तोला गोल्ड लिया होता, तो आज की डेट में दैट इज वर्थ ऑफ 50,000. सो हम कैश को इतना रखें अपने पास जितना कि हमें डेली इमरजेंसी में सफिशिएंट हो, बाकी कैश को एक अच्छे मेयर में इन्वेस्ट कर दो. कैश बजट एंड कैश फ्लो फोरकास्ट में क्या आएगा? कैश फोरकास्ट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट फॉर द फ्यूचर पीरियड अंडर द एक्सिस्टिंग कंडीशंस. कि हमने देखना है कि कितनी कैश आएगी, कितनी जाएगी एक्सिस्टिंग बिजनेस कंडीशंस के अकॉर्डिंग. कैश बजट इज अ कमिटमेंट टू प्लान फॉर द कैश रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर अ फ्यूचर पीरियड आफ्टर टेकिंग इन एक्शन नेसेसरी टू ब्रिंग द फोरकास्ट इनटू लाइन विद द ओवरऑल बिजनेस प्लान. हमने कैश बजट में हमने देखना होता है कि क्या क्या हमने मतलब क्या कहते हैं कितनी विजिट होना चाहिए, कितनी चीजें होनी चाहिए, ताकि हम उसको ओवरऑल बिजनेस को प्लान के अकॉर्डिंगली लेके आ सकें. कैश बजट्स आर यूज्ड टू असेस एंड इंटीग्रेट द ऑपरेटिंग बजट, प्लान फॉर कैश शॉर्टेज इन सरप्लस.
कंप्लीट विद द एक्चुअल स्पेंडिंग। तो हम इन चीजों के लिए अपने कैश बजट को यूज करते हैं, कैश की कमी को पूरा करने के लिए, एक्चुअल स्पेंडिंग को कंपेयर करने के लिए, या फिर देखने के लिए कि हमारा बिजनेस जो है अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये कैश फोकस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द रिसिप्ट एंड पेमेंट फोरकास्ट। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेसिस पे भी कैश बजट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? दिस इज द फोरकास्ट ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एट द टाइम ऑफ द कैश फ्लो रिलेटिंग टू द आइटम, कि कितनी कैश आएगी कितनी जाएगी, उसके बेस पे, प्रेडिक्शन के बेस पे हम कैश बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फोरकास्ट, इसमें क्या करेंगे? दिस इज द फोरकास्ट डिराइव्ड फ्रॉम द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। Predictions are made for all the items except cash, which is then derived as a balancing figure. तो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फोरकास्ट करना है, डिराइव करते हैं देखने के लिए कि क्या फ्यूचर पोजीशन आ सकती है। प्रेडिक्शन हम देखेंगे, सारी आइटम छोड़ दो, कैश को छोड़ के बाकी सारी चीजें कर लो, जो आगे बैलेंसिंग फिगर कैश है वो हम निकालते भी होते थे कैश फ्लो में। बैलेंसिंग फिगर कोई हम छोटे छोटे की क्लासेस में करते थे, बैलेंसिंग फिगर निकालना सब कुछ हमें पता हो, एंड में जो चीज आएगी कैश है हमारी। Then working capital ratios, future cash and funding requirement can be determined from the working capital ratio seen in the chapter of working capital management. तो हम working capital से हम देख सकते हैं, रेशियो के बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना कैश है, कितना आ सकता है। Then उसके बाद हमारे पास है कैश बजट एंड कैश फोरकास्ट। It is important to distinguish between the budget and a forecast. Cash forecast is an estimate of cash receipt and payment for a future period under the existing condition before taking account of the possible action or modification of cash flows, raise new capital or invested surplus funds. तो फोरकास्ट क्या होता है कि हमने एस्टिमेट करना है कि कितना पैसा आएगा कितना जाएगा, कि आज की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। बट कैश बजट में क्या होता है? इज अ कमिटमेंट टू प्लान फॉर कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट फॉर अ फ्यूचर पीरियड आफ्टर टेकिंग द एक्शन नेसेसरी टू ब्रिंग द प्रीलिमिनरी कैश फोरकास्ट इनटू कंफर्मिटी विद द ओवरऑल प्लान फॉर द बिजनेस। इसमें क्या करते हैं हम बजट वाले में कि हम फ्यूचर की प्रेडिक्शंस को बीच में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद हम प्लानिंग करते हैं कि यस दीज आर द थिंग्स। Companies are likely to prepare the cash budget as a part of annual master budget and then continually prepare the revised cash forecast throughout the year as a mean of monitoring managing the cash flows. Using the plan receipt and payments, हमने क्या करना है? कैश फ्लो को कैसे प्रिपेयर करना है? Prepare the cash flow forecast from the receipts and payment. Every type of cash inflow and receipt along with their timing must be forecast. Note that the cash receipt and payment different from the sales and cost of sales in the statement of P&L because कि ये कैश जो ये होते हैं अपने से डिफरेंट होते हैं P&L से, इन कारणों के कारण, क्योंकि not all cash receipts or payment affect the statement of P&L. Example, issue of new shares and the purchase of non-current assets. तो इन चीजों के कारण हमारे कैश रिसीप्ट्स और पेमेंट जो होते हैं हमारे P&L के फिगर से डिफरेंट होते हैं। Some statement of P&L items are derived from the accounting convention are not cash flow. Example, depreciation or P&L or the sales of non-current assets. कुछ P&L की आइटम्स होती है ना, वो कैश फ्लो में नहीं अलाउ होती है। हम कैश फ्लो में कैश बेसिस वाली चीजें करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है उसको हम कैश फ्लो वाली ट्रांजैक्शन में नहीं रिकॉर्ड करते ना। सो वही चीज है, इन चीजों के कारण हमारे रिसिप्ट्स और पेमेंट और P&L वाली चीजों का जो है डिफरेंस अराइज होता है। The timing of the cash receipt and payment do not coincide with the statement of P&L account period. Example, sale is recognized in the statement of P&L when the invoice is paid. Yes, the cash payment from the receipt may not be received until the following period or later. तो अब जब सेल्स वगैरह P&L में कब रिकॉर्ड करते हैं? जैसे जैसे वो आ जाती है। बट अक्सर में क्या होता है कि क्या जो रिसीप्ट एंड पेमेंट में कब करते हैं? जब वो असर में आता है। तो ये इन चीजों के कारण, टाइमिंग डिफरेंस के कारण P&L के आइटम्स और वोबली आइटम्स में डिफरेंस अराइज हो जाता है। तो कहते हैं कि ये वाली अप्रोच हमने अडॉप्ट करनी है एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में। हमने कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, जैसे कि हमने क्या करना है, रिसिप्ट्स जो रिसिप्ट है 1 2 3 4 जिस टाइप की रिसिप्ट्स हैं उनको देखो। देन पेमेंट बहुत सारी जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं वो देखो। देन नेट कैश फ्लो देखो। इस साल का ओपनिंग बैलेंस, मतलब इस साल ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। देन दिस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, दिस ईयर का ओपनिंग बैलेंस, ये हमारे पास ऐसे आना चाहिए। तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ज्यादा +1 +2 में बनाया है। दैट्स टू सिंपल, बस जो रिसिप्ट्स आ रही है वो हमने रिकॉर्ड करनी है। So I need not to tell you that thing. So fill in the simple figures. Some payments need not only a small amount of work to identify the correct figure, and timing can be entrusted straight into the form. This will usually include, ये हम सीधा हम इनको डायरेक्टली, इनके लिए हमें कोई परफॉर्मा की नहीं है, सीधा डायरेक्ट फिगर, जैसे कि सेल्स एंड परचेज कैन बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। तो इन्होंने बेसिकली ना हमें ये बताया हुआ है कि पेपर में आपको किस लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले अपनी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट लिखनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल फिगर जो है आप सीधी उसमें डायरेक्टली लिख दो, जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड है,
डिविडेंड की फिगर्स हैं, ये डायरेक्टली कर लो और कॉम्प्लेक्स वाली को आप कैलकुलेट कर लो। तो इसमें क्या होगा कि टाइमिंग फॉर बोथ सेल्स एंड परचेज मस्ट बी फाउंड फ्रॉम द क्रेडिट पीरियड, तो किस टाइम पे मतलब वो रिसीव हो रही है, किस टाइम पे उनका, तो वो हमने देखना है। देन उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड में बी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन लेवल की वेरिएबल ओवरहेड उसके अकॉर्डिंगली देख लो। देन परचेज फिगर मे बी रिक्वायर्ड इन कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन स्कीम ऑफ द इन्वेंटरी बैलेंस, तो वो जो परचेज फिगर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि कितनी परचेज वगैरह हो रही हैं। देन उसके बाद ये उसी के बेस पे ही है फुल कैश फ्लो फोकस, कैश फ्लो हमने पहले बनाया हुआ है उसी के बेस पे ही है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा। इन द नियर फ्यूचर द कंपनी विल परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर 3,15,000, दिस प्राइस टू इंक्लूड द गुडविल एंड इक्विपमेंट फिटिंग्स एंड इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स ऑफ 45,000, तो ये हमारे कैश जा रहा है, ये आउटफ्लो है, ठीक है, तो ये आउटफ्लो में चला जाएगा परचेज की, ठीक है, इसमें ये दो फिगर्स इंक्लूड है। डिलीवरी वैन विल बी परचेज फॉर 15,000 एज सून एज द बिजनेस परचेज इज कंप्लीटेड, तो डिलीवरी वैन की हम परचेजेस है, ये भी कॉस्ट है, हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। द डिलीवरी वैन विल बी पेड फॉर द सेकंड मंथ ऑफ द ऑपरेशन, तो ये फर्स्ट मंथ में नहीं, ये सेकंड मंथ में जाएगी डिलीवरी वैन, सो सेकंड मंथ में जा रही है। तो following forecasts have been made with the business following purchase. Sales before discount from the business single product at a markup of 60% on the production cost will be. Sales इन्होंने बताई हुई है, इतनी टोटल हमारी सेल्स इतनी हुई है, 25% ऑफ द सेल्स विल बी कैश, तो 25% जो कैश सेल्स है हमारी कैश में से है, 70% 5% जो है हमारी क्रेडिट सेल्स पे, तो 96,000 का 25% जो होगा दैट इज 96,000 into 25%, दैट इज 24,000 जो होगा हमारा हर मंथ जो होगा वो होगा हमारा कैश बेसिस पे फॉर द सेटलमेंट इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ द सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स का जो है मतलब बेसिकली इसका क्या होगा कि जो हमारी सेल्स है ना 24 जो है वन मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, तो सेल्स ये हमारी कैश है, और क्रेडिट वाली जो है हमारी वो इस मंथ वाली जो सेल आएगी दैट इज रिकवर्ड इन दैट मंथ, सो दैट इज 96 minus 24 दैट इज 72 सेल्स हमारी, मतलब टोटल 96 हो गया, इन दोनों का टोटल अगर आप करोगे टोटल 96, तो ये हमारा नेक्स्ट मंथ में, ऐसे ही इस मंथ का अलग से होगा, इस मंथ की जो सेल होगी ये क्या है 96 सेम है, तो इस मंथ की हम कब रिसीव करेंगे, सेकंड वाली इसमें ही रिसीव करेंगे, और इसका क्रेडिट नेक्स्ट मंथ में रिसीव करेंगे दैट इज 72। ऐसे ही वहां पे 92 था तो 92 का हमारा बैठा 23, ये इसी में रिसीव होगा, और इसका पेंडिंग जो होगा क्रेडिट वाला हम रिसीव करेंगे मंथ 4 में दैट इज 69, तो ऐसे बेस पे हमने सेल्स की रिसीव लिखनी है। सो a discount of 10% will be given to selected credit customer who represent 25% of the gross sales, तो हमने साथ में डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट हमने क्रेडिट सेल्स वालों में से माइनस करना है जो कि हमारी ग्रोस सेल्स का 25% से ज्यादा वाली हुई, तो ना हमारी जो क्रेडिट सेल्स हैं दैट इज फर्स्ट वाले केस में हमारा जो 96 मतलब 7200 था, राइट, सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर्स को हमने देना है 10% का डिस्काउंट, तो 96 का मतलब जो हमारा जो डिस्काउंट ऑफ 10% सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर वो रिप्रेजेंट 25% ऑफ द ग्रॉस सेल्स, तो हमने जो है हमने डिस्काउंट देना है 10% का, तो वो 10% का हम डिस्काउंट हम देते जाएंगे अपने जो कैश सेल्स की वैल्यू की, तो वो नेक्स्ट मंथ ही हम रिसीव करेंगे कि इतना इतना हमारा डिस्काउंट है। देन प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी इतनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट इस हिसाब से देगी, रॉ मटेरियल ये सारे हमारे एक्सपेंस में आ जाएगा, प्रोडक्शन किस हिसाब से करनी है, प्लेस्ड इन द इन्वेंटरी फिनिश गुड्स व्हिच वर एक्वायर्ड, इतनी हमने वैल्यू हमने रखनी है, ठीक है। एक बार ही करके देखना, कैश फ्लो का क्वेश्चन है, इसमें सारी और इन्वेंटरी हमने इसमें बेसिकली मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट निकालना है कि कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है, तो कैश फ्लो फोरकास्ट में जैसे इन्होंने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बताए हुए हैं कि ये फिक्स हैं, ये इतने फर्स्ट ईयर में होंगे, ओवरहेड में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है डिलीवरी वैन का जो कि WDV बेसिस पे है, तो डेप्रिसिएशन जो है हमारा राइट डाउन होता जाएगा, इसमें से हर साल कम होता जाएगा, तो इस अकॉर्डिंगली सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम पीछे कैश फ्लो के क्वेश्चंस करते आए हैं, उसी के रिगार्डिंग में बस रिसिप्ट सारी रिसिप्ट में डालनी, पेमेंट सारी पेमेंट्स में डालनी है। रिसिप्ट हमारी वैसे दो ही तरह की, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, पेमेंट में सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, परचेज, बिजनेस परचेज ऑफ वैन, ये सारी चीजें हमारी पेमेंट में आएंगी। अब उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन।
अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली हमने चीजें देखनी है। प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो फोरकास्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो फोरकास्ट तो हमने बनाना है पर बैलेंस शीट की हेल्प से बनाना है। देन दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड। दिस मेथड विल टिपिकली रिक्वायर द फोरकास्ट ऑफ, हमने क्या क्या देखना है कि हमारे नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चेंजेस हो रही है, कितना एक्वायर कर रहे हैं, कितना डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, फ्यूचर इन्वेंटरी लेवल हमने कितना मेंटेन करके रखना है, फ्यूचर रिसीवेबल कितना होगा, पेबल कितना होगा, चेंजेस टू द शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म अर्निंग कितनी होगी हमारी, और चेंजेस टू द रिटेन प्रॉफिट हमारी कितनी होगी। इन चीजों के अकॉर्डिंगली हमने जो है हमारा बैलेंस शीट के चीजों के अकॉर्डिंगली लेके आना है। अब एडिशनल क्वेश्चन इसका भी गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन जेट कंपनी का हमारे पास गिवन है, नॉन करंट एसेट्स है, प्लांट मशीनरी इन्वेंटरी रिसीवेबल सब कुछ है। तो इक्विटी लायबिलिटीज, टोटल इक्विटी लायबिलिटी गिवन है। The company is expected to acquire the future plant and machinery costed during the year कितना। तो हमने अब देखो एक्विजिशन हमने 8000 है इस वाले केस में, राइट। तो हमारा जो रहेगा एक्सपेंस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी में ये हमारा एडिशन हो गया। तो the level of the inventory and the receivable are expected to increase by 5% and 10% due to the business growth। तो inventory और receivable जो ये हैं इसमें 5% इसमें और 10% इसमें ये बढ़ा देना है। प्लांट एंड मशीनरी जो है ये दोनों का टोटल ले लेना है, मतलब 192 तो था ही था प्लस 8000 जो ये था। मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए, लेस डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस शीट में ये ऐसे आ जाएगी, इन्वेंटरी इतना, रिसीवेबल इतना, बैंक हम मेरे ख्याल से बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, क्योंकि जो हमने पीछे मेथड पढ़ा था कि हमने बैंक मतलब बैलेंस शीट को जब यूज करना है तो उसमें ऐसी वाली चीजों को लेके बाकी जो कुछ भी बचा हमारा कैश होगा बैलेंसिंग फिगर होगा। ट्रेड पेबल एंड डिविडेंड लायबिलिटी आर एक्सपेक्टेड टू सेम, नो शेयर इशू इज प्लान्ड एंड रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग आर एक्सपेक्टेड टू दिस। तो रिटेन प्रॉफिट जो होगा ये 42 हमारा होएगा, गिवन है हमारे पास, ये भी हमारा सेम है, एंड ट्रेड पेबल भी सेम है, डिविडेंड पेबल भी सेम है। देन और क्या रह गया हमारे पास, नो शेयर इशू, कोई इशू नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड ऑन द डब्ल्यूडीबी बेसिस 20% है द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। सो प्रोड्यूस करनी है फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, प्रेडिक्ट व्हाट कैश बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी एट दैट डेट। ठीक है, तो बेसिकली ये फिगर सेम है, रिटेन प्रॉफिट सेम है हमारा, 34 का हमने रखना है पहले वाला, और ये इस साल का प्लस 34 मतलब ये वाला, ठीक है। और इसमें से डेप्रिसिएशन हमने लेस करना है बस, बेसिकली 192 प्लस 8000 बेसिकली 1.6 लाख आ जाएगा। तो सारी फिगर्स आ गई, इसमें 10% ऐड करना है, इसमें 5% यानी कि 16,800 88,000। तो ये जो हमारी आएगी बैंक की आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अगर ये ओवरड्राफ्ट आ रहेगा तो ये नीचे डाल देंगे, दैट्स टू सिंपल। अब नेक्स्ट क्या है कि हमने कैश का फोरकास्ट करना है यूजिंग द वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो की हेल्प से हम देखेंगे हमारा कैश बैलेंस कितना है। सो प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो फोरकास्ट फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो कैन बी यूज्ड टू फोरकास्ट द फ्यूचर कैश फ्लो रिक्वायरमेंट। द फर्स्ट स्टेज इज टू यूज द रेशियो टू वर्क आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर। This technique is used to help to forecast the overall cash flow. The performer below is operating profit, उसमें से हमने depreciation less करना है। देन उसके बाद cash flow from the, मतलब किसी भी तरीके से पैसा आ रहा है तो ऐड करेंगे, किसी तरीके से पैसा जा रहा है तो वो लेस करेंगे। जैसे कि हमने कोई एसेट बाय किया तो लेस हो जाएगा, लॉन्ग टर्म फंड्स की रिडम्पशन की वो लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट पे किया लेस हो जाएगा, टैक्स पे किया लेस हो जाएगा, डिविडेंड पे किया लेस हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से हमने एक्सपेंस आउट किया है तो वो लेस होगा, और कोई इनकम है तो वो एड अप हो जाएगी। तो एडिशनल क्वेश्चन इसका भी गिवन है, X company, the following result statement of P&L है, cost of sales including depreciation, operating profit, interest, PBT, PAT, dividend, retained earning, statement of financial position का extract भी हमारे पास given है। then उसके बाद X company expect the following forthcoming year, सेल्स विल बी इंक्रीज, इतना सेल्स बढ़ जाएंगी, प्लांट एंड मशीनरी इतने का बाय करेंगे। इन्वेंटरी, अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे इन्वेंटरी डेज, रिसीवेबल डेज, पेमेंट डेज, ये सारे गिवन है। हमने ये चीजें निकालनी, इन्वेंटरी कितनी है क्लोजिंग में, रिसीवेबल्स कितने हैं, ट्रेड पेबल्स कितने हैं, डेप्रिसिएशन तो हमारे पास खैर गिवन है। तो ये फॉर्मूला वही लगाना है, बस उसमें इन्वेंटरी डेज के सामने मतलब करके वो निकाल लेंगे। देन उसके बाद प्रिपेयर द कैश फ्लो प्रोजेक्शन फॉर द फॉरकमिंग ईयर। ये हमने कैसे करना है कैश फ्लो प्रोजेक्शन, अगर हम निकाल लें तो अगर हम इसका निकाल लें, अगर कैश फ्लो प्रोजेक्शन भरें तो अब देखो सेल्स हमारी जो है 10% से बढ़ रही है। पिछले साल हमारी सेल्स कितनी थी, दैट पर
200, लास्ट ईयर 200 सेल्स थी, लास्ट ईयर करंट ईयर, तो यहाँ पे 200 थी सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 120 था। ठीक है, लास्ट ईयर कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर मैं देखूं तो लास्ट ईयर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, पर मुझे डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड करना, तो वैसे देखूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा 100। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना था, क्योंकि हम कैश फ्लो बेसिस में डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं, दैट्स व्हाई आई हैवंट इंक्लूडेड दैट थिंग। सो हमारा 100 का ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, और इस बार क्या कहते हैं, तो ऑपरेटिंग मतलब जीपी रेशियो अगर मैं देखूं तो 50-50 हो गया, 50% मेरी जीपी रेशियो हो गई। सो इस साल हमारी सेल्स कितनी होगी, इन्होंने क्या कहा है कि 10% से बढ़ेगी, तो 100 प्लस 10%, सो मेरी 220 हो गई सेल्स। सो अब मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बैठेगा, रेशियो तो वही चल रही है ना, तो 50% यानी कि 110 मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 110 ही रहेगी। देन उसके बाद आगे मैं चलूं तो अब मेरे पास क्या क्या है, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इन्वेंट्री, रिसीवेबल, इन सबके बैलेंसेस मुझे निकालने हैं। तो अब इन्वेंट्री मेरे पास 25 पिछली है, रिसीवेबल इतने हैं, बेसिकली मुझे ये देखना है कि अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो मेरा आउट मतलब इन्वेंट्री बढ़ गई तो मेरा मतलब कि कैश गया, इन्वेंट्री कम हो रही है मतलब कि कैश आया, मतलब तो इस चीजों से मुझे देखना है। तो अब मैं क्या देखूंगी कि इन्वेंट्री डेज, तो इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365। मेरे पास इन्वेंट्री नहीं पता, मुझे बेसिकली इन्वेंट्री नहीं पता, इन्वेंट्री डेज मेरा कितना है, कितने हैं, लेट मी सी, दैट इज 80 डेज। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी कितनी थी, 110। सो 80 इंटू 110 बाय 365, तो मेरी इन्वेंट्री निकल आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आगे मैं चलूं, रिसीवेबल का भी मेरा ऐसे निकल जाएगा, रिसीवेबल मतलब रिसीवेबल डेज मेरे पास गिवन है, रिसीवेबल अपॉन क्या कहते हैं सेल्स इनटू 365। रिसीवेबल मेरे कितने हैं, 75 डेज, दैट इज 75 डेज। सो और मेरी रिसीवेबल पता नहीं 220 मेरी सेल्स है इनटू 365, सो 75 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 365, सो मेरे रिसीवेबल निकल जाएंगे। तो ऐसे ही मुझे इन्वेंट्री निकल गया, रिसीवेबल निकल गया, ट्रेड पेबल्स भी ऐसे निकल जाएंगे, डेप्रिसिएशन मुझे पता है कम हो गया, तो ये सारी फिगर्स मुझे उसमें ऊपर वाले उसमें फिल कर देनी है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेरे पास कितना था, मेरा परफॉर्मा जो ऊपर वाला है सेम वही रहेगा परफॉर्मा, दैट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो 110 का मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो था। इंटरेस्ट मेरा मैं अपनी इंटरेस्ट की फिगर डाल दूंगी, लेस कर दूंगी, मैं अपना डेप्रिसिएशन जो है वो मैं लेस कर दूंगी, देन सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, डिविडेंड, मैं अपना डिविडेंड लेस कर दूंगी, देन उसके बाद कोई टैक्स है मैं वो लेस कर दूंगी, देन उसके अलावा मैं और क्या रख सकती हूँ, इन्वेंट्री बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली डाल दूंगी, रिसीवेबल का ट्रीटमेंट डाल दूंगी, एंड ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल बेसिकली अगर लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है ना तो वो नेगेटिव है, बाकी वाइज वर्सा, ये आप ऐसे लर्न कर लो, लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड, ये आप लर्न कर लो, दैट इज अ शॉर्टकट कि देखने के लिए कि हमने क्या करना है वर्किंग कैपिटल में, ऑल्दो हमें पता है बट पेपर में ड्यू टू द प्रेशर हमें ये चीजें मेमोराइज नहीं रहती हैं, सो हमने क्या करना है कि अगर लायबिलिटी कम है तो लेस कर दो, लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड कर दो, और बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंगली वाइज वर्सा, तो कैश बैलेंस निकल जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ना क्या कहते हैं, दो मॉडल्स होते हैं कैश मैनेजमेंट मॉडल के, कि कैश मैनेजमेंट आर एम टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मूवमेंट बिटवीन, हम कैश क्यों रखते हैं, ताकि हमने अपनी टोटल कॉस्ट को कम से कम रखना है कि करंट अकाउंट, मूवमेंट बिटवीन द करंट अकाउंट, वेरी लिक्विड बट नॉट अर्निंग इंटरेस्ट, करंट अकाउंट से हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है बट ये हाईली लिक्विड होता है, हम वहां से पैसा जल्दबाजी में, मतलब बिजनेसमैन होते हैं ना उनके पास ना करंट अकाउंट चलते हैं, तो इमीडिएट पेमेंट के लिए हम करंट अकाउंट जो है वो यूज कर सकते हैं कि फटाफट करंट अकाउंट यूज किया और वहां से पेमेंट ले ली।
देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि लेस लिक्विड बट अर्निंग इंटरेस्ट, ये लिक्विड कम होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बट इनसे हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो हमने अपना जो है टोटल कॉस्ट को तो कैश के रिगार्डिंग उसको कम से कम करना है। तो दीज मॉडल्स आर डिवाइस्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ये क्या है, एट व्हाट पॉइंट शुड द फंड्स बी मूव, कि किस टाइम पे हमें अपने फंड्स को मूव करना है, कब निकालना है, कब दोबारा इन्वेस्ट करना है, हाउ मच शुड दे मूव इन वन गो, कि कितने अमाउंट का 100 200 500 1000 लाख कितना फंड हमें करना है, मूव करना है, निकालना है या डालना है, या कब किस पॉइंट पे डालना है। तो ये चीजें जो है हम कैश मैनेजमेंट मॉडल जो है इनसे हम देख सकते हैं। The Baumol cash management model, Baumol noted that the cash balance are very similar to the inventory level and developed the model based on the EOQ. तो EOQ हम कर रहे थे, उसी के बेस पे इन्होंने जो कैश का मॉडल बनाया। इसकी कुछ assumptions हैं जो कि हम मॉडल में फॉलो करते हैं कि कैश यूज इज स्टेडी एंड प्रेडिक्टेबल, कि कैश जो है स्टेडीली यूज होगा और प्रेडिक्टेबल हम उसको यूज कर सकते हैं। देन कैश इनफ्लोज आर नॉन एंड रेगुलर, कितना कैश फ्लो आना है हमें ये भी पता है और रेगुलरली आ रहा है ये अज्यूम करके हम इस मॉडल में चल रहे हैं। और डे टू डे कैश नीड आर फंडेड फ्रॉम द करंट अकाउंट, कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो भी कैश हम यूज कर रहे हैं वो करंट अकाउंट में से निकाल के कर रहे हैं। एंड बफर कैश इज हेल्ड इन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो बफर एंड मतलब बफर की एक्स्ट्रा एडिशनल स्पेस जब इमरजेंसी वाला जो है वो हम रख रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो ये कुछ assumptions हैं बॉमल मॉडल के लिए, ये assumption होगी तभी ये बॉमल मॉडल वर्क करेगा। The formula calculate the amount of fund to inject into the current account or to transfer into the short term investment at one time, कि हमने एक टाइम पे कितना पैसा निकालना है या कितना इनपुट देना है पैसे को वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, वो इस मॉडल की हेल्प से हमें पता चलता है। So where the CO यानी कि ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, डिमांड इज द cash over the period, and O is the cost of holding the cash. The model suggests that when the interest rates are high, the cash balance held in the non-interest bearing current account should be low. ये मॉडल हमें क्या सजेस्ट करता है, बेसिकली that when the interest rate are high, जब इंटरेस्ट हमारे हाई हैं तो कैश बैलेंस नॉन इंटरेस्ट बेरिंग, मतलब कि बेसिकली कॉमन सेंस में भी अगर देखें कि जहां से हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट हाई है तो हम उस जगह पे पैसा रखें क्यों जहां पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। So, however, its weakness is unrealistic in nature as an assumption on which is based, कि ये जो assumption ये लेके चल रहा है ना Baumol model, वो assumption based है, वो काम के assumptions नहीं लेके चल रहा है। Explanation of the terminology. CO is a transaction cost or the cost of making the trade in security or moving the funds in and out of the interest bearing deposit account, कि transaction cost क्या है, trade security हमने कैसे करनी, कब लेके आनी है, कब मतलब transaction की cost. Then D is the demand for the cash over the period related to the cash need day to day, कि डे टू डे की हमें कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है, डी इज दैट डिमांड। देन एच इज द होल्डिंग द कैश, cost of holding the cash will be opportunity cost relating to the either the return it could have earned in marketable security or deposit account into the cost of borrowing to the acquired cash, कि उस कैश को अगर हम अपनी जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर ना करते और कहीं और करते तो क्या होता, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसी के बेस पे हमारे पास एक T/1 है, a company generate 10,000 per month excess cash which it intend to invest in the short term securities. The interest rate it can expect to earn from the investment is 5% and the transaction costs are associated with the separate investment of its constant at 50%. तो हमें क्या करना है, optimum amount of cash to invested in each transaction। तो जो हमने फॉर्मूला किया है ना, जो हमने फॉर्मूला किया है that is root 2, just a minute, root 2 CO divided by h, that is the formula. So अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रूट 2 into हमारी क्या कहते हैं एनुअल पर मंथ कितनी है, 10,000 जनरेट करती है, तो इसको एनुअली अगर देखें तो 10,000 into 12 और हमारी कॉस्ट कितनी है इसकी, the transaction cost are associated with each separate invoice is 50, तो हमारी 50 की हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और हमारी वो क्या है एच की होल्डिंग इंटरेस्ट रेट कितना है, बेसिकली हमारा इज 5%, सो 5% यानी कि 0.05, सो दैट इज द थिंग कि हमारा जो है कितना कैश हमने इन्वेस्ट करना है ये निकल जाएगा, एंड दैट इज 15,492 समथिंग कुछ आ रहा है। So that is our A part answer कि हमने इतना कैश हमने होल्ड करना या इन्वेस्ट कर, मतलब हमने इतना कैश इन्वेस्ट करना है या निकालना है। How many transaction will arise each year? तो each year में हमारी डिमांड कितनी थी, 10,000 into 12,
तो 10,000 इंटू 12, सो 1,20,000 हो गया। 1.2 लाख डिवाइडेड बाय कितनी बार होगा, 15492। तो ये हमारा आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमने करनी है। और एनुअल ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अब नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट इज एनुअल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस ट्रांजेक्शन पर एनम। तो कितनी ट्रांजेक्शन होंगी पर ट्रांजेक्शन की हमारी कॉस्ट इन्होंने कितनी बोली थी, 50। नहीं, ये तो दैट इज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच सेपरेट यूनिट, ये 50 है। तो जितना हमारा बिग आंसर निकलेगा, बिग आंसर इनटू 50, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें निकल आएगी ना, तो पर ट्रांजैक्शन इतना। देन डी इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द पर एन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किससे निकलेगी कि जितना परसेंट इंटरेस्ट है और इनटू जितने जो हमारा फर्स्ट आंसर निकला था कि कितना अपन ने वो करना है 15492 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सिंपल, बहुत सिंपल है, वही जो पीछे से ईओपी का फॉर्मूला करके आ रहे हैं, वही फॉर्मूले को हमने रिपीट करना है कि कितना हमने लगाना है। देन उसके बाद पी/टू है, उसी पे ही है सेम। अब नेक्स्ट इज मिलर मॉडल। Miller or cash management model controls the irregular movement of cash by setting of the upper and lower control limit of the cash balance। ये क्या करता है कि ये ना एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर लेता है ताकि हमारी इरेगुलर मूवमेंट ना होती रहे कैश में, कि कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। तो इस चीज को सेटल करने के लिए ना हम एक मिनिमम लिमिट सेटल डाउन कर लेते हैं कि इतना तो हमने कैश रखना है। अगर ये कैश इससे ज्यादा हो गया तो उस कैश को हमने निकाल लो, किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दो। और अगर कैश कम हो गया तो उतना हमने कैश दोबारा हमने बिजनेस में इनपुट कर देना। तो इससे क्या होगा, एक बफर, एक जितना हमें पता चलता है कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उतना कैश जो है हमारे पास बैलेंस हमेशा रहेगा। is used for setting the target cash balance. It has the advantage over the normal model of incorporating uncertainty in the cash inflows and outflows. तो ये uncertainty को ध्यान में रख के चलता होता है। The model set a higher and lower control limit. H and L are respectively target cash balance, that is Z. When the cash balance reaches the H, that is then H minus X all are transferred from the cash to the marketable security. कि ये देखो मैक्सिमम लेवल कि कैश इस मैक्सिमम लेवल पे जब पहुंचा तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया रिटर्न पॉइंट में कि आप इतना रखो। और जब ये इससे कम हुआ तो हमने और कैश इंजेक्ट कर दिया कि आपने तो इतना, मतलब कि इतना मिनिमम कैश है हमने इंजेक्ट करके रखना ही रखना है। ज्यादा हो गया तो मार्केट उसमें कर दो, अगर कम हो गया तो हमने मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर, कम हुआ तो बेच के कर लो, ज्यादा है तो मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर लो। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि जितना हमें बफर चाहिए कैश, उतना कैश हमारे पास उस टाइम की रिक्वायरमेंट के लिए अकॉर्डिंगली होना चाहिए। द लोअर लिमिट L is set by the management depending upon how much the risk the cash shortfall and the firm is willing to accept, and this in turn depend upon both the assessed borrowing and the consequence of the cash shortfall। तो एक लोअर लिमिट ना हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंगली देख के सेटल डाउन की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली हम सेट करते हैं कि ये इतना कैश हमारे पास जो है होना चाहिए। द फॉर्मूला गिवन इन द एग्जाम फॉर द मिलर और मॉडल क्या है, गिवन क्या है कि लोअर लिमिट 1+1/3 प्लस स्प्रेड रिटर्न पॉइंट, जो हमारा जितने पॉइंट पे हमने पहुंचना है कि लोअर लिमिट जितनी अपनी ये क्वेश्चन में गिवन होगी प्लस 1+3 स्प्रेड कि इतने चीज पे हमें पहुंचना है। और स्प्रेड क्या होगी, 3 × 3/4 इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट वेरिएंस ऑफ द कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट की पावर 1/3। तो वेरिएंस एंड इंटरेस्ट रेट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द डेली टर्म्स। इफ question provide you with the standard deviation of the daily cash flow, you will need to square the number to obtain the value। तो उसको डेली टर्म्स में कैलकुलेट करना है, इसको अपने स्क्वायर कर देना है हमें। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है हमारा, ये आपको याद होगा, हमने छोटे होते पढ़ा है। सो मिलर मॉडल क्या कहता है, कंट्रोल्स इरेगुलर मूवमेंट ऑफ कैश बाय द यूज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द कैश बैलेंस। सो हमारे कैश की इरेगुलर मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है। लोअर लिमिट हैज टू बी स्पेसिफाइड बाय द फर्म एंड अपर लिमिट इज कैलकुलेटेड बाय द मॉडल। तो लोअर लिमिट हमें गिवन होती है, अपर लिमिट हम खुद से कैलकुलेट करते हैं। The cash balance of the firm is allowed to vary freely between the two limits, but if the cash balance of any take goes outside this limit, the action must be taken। कि वो जो कैश बैलेंस है ना, वो अपर और लोअर लिमिट के बीच में ही रहना चाहिए। अगर वो एक्सीड कर गया तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उससे बचाने के लिए।
So if the cash balance reaches the lower limit, it must be replenished into the some way, example by the sale of marketable security or withdrawal from the deposit account. The size of this withdrawal and the amount required to take the balance return point. This is the distance between the return point, usually the middle as a lower limit plus 1/3 of the distance plus the upper limit and the lower limit. If the cash balance reaches the upper limit, the amount must be invested in the marketable security or placed in deposit and sufficient to reduce the bank balance back to the normal point. ये बात हमने पहले डिस्कस की कि अगर बहुत ज्यादा हो जाए कैश हमारे पास तो हमने क्या करना है, मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो. कम हो गया तो चीजों को बेचो, जैसे मर्जी करो, बट अरेंज करो कि हमने उस रिटर्न पॉइंट पे वापस पहुंच गए. This is calculated by the model as the distance between the upper and lower limit point. So the minimum cost of upper limit is calculated by the reference to the brokerage cost and holding the cost and the variance of the cash flow. The model has some fairly restrictive assumption. Example, normally distributed cash flow, but found to be fairly robust, claim the significant potential savings from the companies. अब इसकी एक TYU है, आपको TYU में कराती हूँ, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है. मिनिमम कैश बैलेंस ये देखो, लोअर लिमिट, दैट इज लोअर लिमिट कितना है, इतना है. एंड द ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक टू कॉस्ट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी इतनी है. Inspection of daily cash flow over the past year suggests that the standard deviation is 3000 per day. ये देखो हमारे पास given है, standard deviation given है हमारे पास, and hence the variance standard deviation required is 9 million. variance भी given है. इंटरेस्ट रेट हमारे पास इतना है, तो हमें स्प्रेड निकालनी है अपर और लोअर लिमिट के बीच की. तो स्प्रेड का फॉर्मूला क्या था हमारा, 3 दैट इज स्प्रेड का फॉर्मूला इज ये रहा, 3 into 3/4 into transaction cost into variance of the cash flow divided by interest rate power 1. So 3 into 3/4 ठीक है into that is transaction cost और variance. So transferring the money कितनी है, transaction cost 50, variance हमारा कितना है, variance of 9 million, that is 9. ठीक है, ये हमारा क्या वेरिएंस. ठीक है, अभी ये जो आया इसको डिवाइड हमें करना है हमारे इंटरेस्ट रेट से, दैट वाज इंटरेस्ट रेट 0.03%, 0.0003 एंड इसकी पावर 1/3. तो ये हमारा स्प्रेड निकल आएगा. अब हमारे पास स्प्रेड जब आ जाएगी तो अपर लिमिट और रिटर्न पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है. सो अपर लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू हमारा जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड, और लोअर लिमिट हमारे पास गिवन थी 20 के, स्प्रेड हमारा इधर से निकल आएगा. ठीक, एंड ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर, ये होगा हमारा ए पार्ट का आंसर. देन नेक्स्ट इज आर सी पार्ट, रिटर्न पॉइंट. अब रिटर्न पॉइंट क्या था, लोअर लिमिट प्लस 1/3 स्प्रेड. सो लोअर लिमिट हमारी 20,000 गिवन थी इंटू 1/3, और ए का जो आंसर हमारा आएगा कुछ भी नहीं है. फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दैट बेस, उसी के बेस पे ही है ये आपका होमवर्क. सो बहुत इजी है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, वो कंप्लीट कर लेना. बहुत इजी बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश मैनेजमेंट के रिगार्डिंग. ईओपीओ से रिलेटेड ही फॉर्मूला है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है इसमें. ठीक है, थैंक यू.